देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट के एक फैक्टर्स है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल मतलब क्या होता है? क्या बिजनेसमैन को लॉ का जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितनी बड़ी बिजनेस उतना ज्यादा लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जितना छोटा बिजनेस उतना ही कम लॉ। जैसे सोल ट्रेडर बिजनेस को ज्यादा लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं, लेकिन सोल ट्रेडर बिजनेस का थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको जीएसटी वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसको पार्टनरशिप लॉ फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जीएसटी वगैरह इनकम टैक्स लॉ जो होते हैं वो, कंपनी है तो कंपनी लॉ सब फॉलो करना पड़ेगा। सेबी के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर हमें कहता है कि एज अ बिजनेसमैन वी हैव टू ओबे द लॉ, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ भी हो तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। और हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं बेटा? इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमें वहां पर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जिस देश में हम बिजनेस कर रहे हैं उस देश का कानून जानना पड़ेगा, यानी लॉ हमको जानना है उस लैंड का जहां पर मेरा बिजनेस स्थित है। लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड ही हमें कहता है कि हमें ये फैक्टर को ध्यान रखने हैं। बहुत सारे लॉ है, जैसे कंपनी लॉ है, जीएसटी लॉ है, पार्टनरशिप लॉ है, कस्टम लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, एचयूएफ लॉ है। अगर हिंदू अंडरवेयर फैमिली एचयूएफ बिजनेस करते थे एचयूएफ लॉ जानना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उसके अलग लॉ है, बैंक है तो बैंकिंग लॉ है, आरबीआई के लॉ है, सेबी के रूल्स है। हर चीज को हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बिजनेसमैन को सभी लॉ को जानना है ऐसा नहीं है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें अपना नेचर ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम, साइज वो देखना है, उससे रिलेटेड जो लॉ बनेंगे वो फॉलो करना है। जैसे मेरा कोचिंग सर्विस स्मॉल स्केल पे छोटा बिजनेस है तो यहाँ पर जीएसटी लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नहीं जानना है। पार्टनरशिप नहीं जानना है हमको, कंपनी लॉ जानना नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स बनेगा तो इनकम टैक्स जानना पड़ेगा। तो सर छोटा बिजनेस को भी सारा लॉ जानना है ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस वी हैव टू ओबे द लॉ। ठीक है, पढ़िए। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज हैज टू ओबे, ओबे मतलब पालन करना, द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड यही हुआ कि जहां मेरा बिजनेस है वहां के लॉ को मानिए। Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge. Adequate मतलब sufficient knowledge of rules and regulations of framed by the government. Legal environment includes various laws and legislative act. Legislative क्या होता है? लेजिस्लेटिव होता है जो रीजनल जो लॉ बनते हैं ना, जैसे बिहार के अपने लॉ हो गए, जैसे बिहार के लॉ, झारखंड के लॉ, यूपी के लॉ, सब। क्योंकि हो सकता है बिहार का लॉ कुछ और पता होगा उस बिजनेस के लिए। आप शराब के लिए देखते होंगे कि शराब के लिए जो, अगर आप सेंट्रल लॉ की बात करें तो सर कुछ सेंट्रल कुछ पार्ट में तो अलाउ करता है ना, लेकिन जब लेजिस्लेटिव लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर बिहार उसको अलाउ नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, कोर्ट जजमेंट, कभी कोई कोर्ट का भी जजमेंट आता है तो उसके भी नियम को, जैसे मान लो कभी कभी आप सुनते हैं कि दो पार्टी में डिस्प्यूट होता है, मतलब बायर सेलर या इनकम टैक्स इंडिया ने किसी कंपनी पे केस कर दिया, ऐसा हो सकता है। जैसे वोडाफोन आइडिया का नाम सुनेगा तो वोडाफोन आइडिया ना, जब वोडाफोन कहाँ कंपनी है ब्रिटेन की, पहले एक हच एसआर करके आया करता था, वो आप लोग का उसमें जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो हच एसआर करके आया था, तो मॉरिशस की कंपनी हुआ करती थी, तब वोडाफोन ने उसको एक्वायर किया, फिर वोडाफोन इंडिया बिजनेस करने आया, तो उससे जो टैक्स के जो प्रोविजन बने थे वो भारत इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार की, वो 11,000 करोड़ का टैक्स पेनाल्टी लगाती है वोडाफोन पे। कितने का? 11,000 करोड़ की। भैया आपको आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो टैक्स के नियम के अंदर आते हैं तो उस पर पेनाल्टी लगता है। अब होता है ना समटाइम कि कोई भी वर्ड या कोई प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है,
उसके अनुसार टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन इसके अनुसार टैक्स बन रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि तुमको 11,000 करोड़ देना है, वो बोलता है कि कहाँ लिखा हुआ, नियम ही नहीं लिखा हुआ है, जो ट्रांजेक्शन जो उसका टैक्स नहीं बनता है। तो जब डिस्प्यूट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में वोडाफोन जो ये क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीत गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस को जीत गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस जीत जाएगा तो वोडाफोन को 11,000 करोड़ देना पड़ेगा ना। तो वोडाफोन क्या किया कि इसका अपील किया, क्या किया, अपील। कहाँ करेंगे अपील, अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो वहां पर बहुत सारे ताम झाम हुए। वहां हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को पलट दिया, यानी हाई कोर्ट के जो डिसीजन दिए गए थे उस डिसीजन को पलट दिया गया। अब हाई कोर्ट का डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऊपर सीनियर जो बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दे दिया कि नहीं नहीं ये केस वोडाफोन आइडिया के पक्ष में जाता है। अब यहाँ पर इनकम डिपार्टमेंट हार गया, क्या अब वोडाफोन आइडिया पैसा देगी? नहीं देगी। इस केस को लड़ने वाला था इंडिया का सबसे अच्छा लॉयर में से एक हरीश साल्वे। हरीश साल्वे नाम लिख लीजिएगा, कभी सर्च करिएगा। हरीश साल्वे प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम नहीं करते, एज ए लॉयर वो काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लॉ में ही बहुत पैसा कमाएंगे। एक हियरिंग का 5 करोड़ रुपए लेते हैं। सलमान खान को बचाने वाले, जेल से छुड़ाने वाले हरीश साल्वे, हिरन केस में जो पड़ा था, जो कहीं जेल में बंद था कुछ दिन पहले, तो उसको निकाला। हरीश साल्वे सलमान खान का लॉयर है। दीपिका पादुकोण को बचाने वाला हरीश साल्वे। ये वो तो ना सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड कौन थी? रिया चक्रवर्ती को बचाना हरीश साल्वे। हरीश साल्वे लंदन में रहता है ज्यादातर, इंडिया में कम रहता है। अब कहने का मतलब क्या है, जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके बाद सरकार कुछ काम किया था, बहुत सारी कहानी है इसके। सीए में तो तुम जाओगे तो ये तो पढ़ोगे, वोडाफोन आइडिया केस, इसमें 20 नंबर का सवाल आता है वोडाफोन पे, 20 नंबर का सवाल आता है। तो इसलिए केस स्टडी समझिए, केस स्टडी समझा, क्योंकि आप कॉमर्स लिए हैं, आप फाइनेंस लिए हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, चाहे वो हाई कोर्ट का है, अब हाई कोर्ट का मान लो कि वोडाफोन हाई कोर्ट पे ही रह जाता, हो सकता है, तो वहां पर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कोर्ट के जजमेंट भी क्या है, एक लीगल इन्वायरमेंट के एक फैक्टर्स है कि ये भी आपको कंपनी पे अगर अप्लाई होता है तो फॉलो करने पड़ेगा। ये समझिए ना। The decision rendered by various commissions and commissions एजेंसी वही कस्टम डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब जो एजेंसी है कभी कभी अपने नियम लाती है ना कि हाँ ऐसे ऐसे आपको देने पड़ेंगे। सीबीडीटी हो गया, सेंट्रल स्टेट और लोकल्स। इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब जैसे क्या जो लॉ होंगे क्या ये फॉलो करना ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? मैंडेटरी है for every organization to obey the law of land. Therefore, adequate knowledge of rules and regulations framed by government is prerequisite for better business performance. Non-compliance of law of can land the business enterprise into legal problems. Business enterprise must know the working knowledge of various acts such as Companies Act 1956, Industrial Development Regulation (IRD) होता है, Foreign Exchange Management Act, Import Export Control Act 1942. Factory Act, Trade Union Act, Consumer Protection Act, and all the amendments framed time to time made by the Parliament is important for doing business. अभी आप देखते होंगे कि एक मसाला कंपनी इंडिया की है, MDH और एक एवरेस्ट का चार्ट मसाला ऐसा कुछ है। तो जो कनाडा की साइड, कनाडा का हांगकांग, सर यहाँ थाईलैंड और यहाँ सिंगापुर में जो वहाँ बैन कर दिया क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो कैंसर। तो कहने का मतलब ये है कि सर अब मान लो वहां उनको अपना नियम चेंज करना पड़ेगा। अभी सुन होंगे कभी क्योंकि मैगी को थोड़ा देर के लिए बैन कर दिया गया। यहाँ पर अभी जो हॉर्लिक्स है ना, हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स में पहले हेल्थ करके लिखा रहता है, हेल्थ प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कुछ की भैया हेल्थ प्रोडक्ट कैसे है, तो वो हेल्थ वर्ड को हटा दिया। देखो समटाइम क्या होता है ना कि जैसे हॉर्लिक्स है, हमको जैसे जो बॉर्नवीटा होता है, हॉर्लिक्स होता है, सेरेलैक, ये सब हमको बढ़ियात लगता है, हम अपने खुद नहीं खाते, लेकिन ये जो बच्चों को खिलाया, हम मेरे घर में बच्चा खाता है बट ये नहीं खाना चाहिए। इसके नेचुरल जो चीजें होते हैं ना, नेचुरल चीजें होते हैं वो खिलाया, लेकिन कंपनी क्या करती है इसको इस तरीके से तो एडवर्टाइज प्रॉपर तरीके से करती है।
एडवर्टीजमेंट अच्छे से करती है, उसमें दिखाती है, वो बेचती है। हाइट बढ़ जाता है। आप सुनोगे कि एक समय की बॉर्नविटा पे भी कि बहुत सा शुगर का मात्रा होता है, बॉर्नविटा एक कॉम्प्लेन होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो गवर्नमेंट के सब नियम को आपको जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर कोई बैन कर दिया या किसी का लिमिटेशन लगा देता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस चलता है तो FSCI का फूड आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जैसे कोई प्रोडक्ट खाने वाला होता है, बात नहीं करिए, कोई प्रोडक्ट खाने वाला होता है, चिप्स वगैरह पे, किसी के पास है बैग में चिप्स लेज वगैरह लाइए, उसमें देखिएगा ग्रीन कलर का या रेड कलर का रहता है। ग्रीन का मतलब होता है वो वेजिटेरियन ग्रीन है चिप्स का उसमें? पैकेट नहीं है। मतलब ग्रीन का मतलब क्या होता है? वो रेड वाला नॉन वेज। ये भी आइडेंटिफिकेशन है, ये खाने वाले प्रोडक्ट में ही आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। The impact of legal involvement can be illustrated with the help of the following government regulation to protect the consumer interest. The advertisement on alcoholic product is prohibited. अल्कोहल का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है क्या? सिगरेट का होता है? हाँ सर, कौन सा होता है सर? कौन सा? RS का क्या होता है? होता है, डिपेंड करता है होता है, लेकिन सिगरेट का शायद नहीं होता है ना, नहीं होता। लेकिन दूसरा चीज कि जब अल्कोहल या सिगरेट किसी चैनल पे आता है, टीवी पे, रे बात कर बंद जा तुम लोग अपने ही एक्सपर्ट। हाँ सर, सिगरेट का क्या बोल रहे हैं? कोई जब टीवी पे आता है स्क्रीन पे तो वहां आप लिखता है ना कि अल्कोहल एंड सिगरेट कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज इट किल्स या इट कॉजेज कैंसर वगैरह, है ना, ये सब चीजें। हम लोग नहीं बोल रहे सर। Advertisement including packet of cigarettes carry the statutory warning. Statutory warning क्या होता है? लीगल वार्निंग। लीगल वार्निंग मतलब कि भैया ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। सिगरेट पे देखिएगा बड़ा सा कैंसर जैसा फोटो रहता है। यस सर। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट किल्स, इट कॉजेज कैंसर। अच्छा, कोई मूवी देखिएगा, उस मूवी में ये आता है। यस सर। आप अगर टीवी पे देखते तो उसको बढ़ाते हैं ना 10 सेकंड रहता है, तो ये जो ऐड होता है ना सिगरेट वाला, वो आप स्किप भी करना चाहिए तो नहीं स्किप होता है। मैंडेटरी आपको देखना पड़ेगा, चाहे मोबाइल में देख रहे चाहे कहीं भी देख रहे। ठीक है, चलिए। Advertisement as baby food must necessarily inform the potential buyers that mother's milk is the best milk. जैसे मान लो कि बेबी मिल्क आता है ना, जैसे बच्चों का दूध बनाता है ना, उसमें लिखता है, नीचे लिखना पड़ेगा कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। अब मान लो जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है उसको यही पीना पड़ेगा, बट वो लिखना पड़ेगा कंपनी को कि हाँ इससे अच्छा वो होता है। ये हो गया लीगल फैक्टर। टेक्नोलॉजी समझते हैं आप? Technological involvement include forces related to scientific improvement and innovation which provide new way of producing goods and services and new way of operating business. Recent technological changes which have affected the Indian business. जैसे आप टेक्निकल चेंज में लाते हैं आपको, आज आप कहीं भी जब आप कोई शॉप पे जाते हैं तो आपको एक जो चेंज का जो प्रॉब्लम होता है खुला का, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है कि नहीं खत्म हो चुका है? यस सर। आज एक छोटा सा स्मॉल वेंडर, चाहे नारियल पानी बेच रहा हो, चाहे पानी पूरी बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, आज आप इजी जाते हैं, उसके पास एक UPI कोड स्कैनर है और उससे आप पेमेंट कर देते हैं। दैट इज द टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या कहता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक पेमेंट का इनोवेशन आया। YouTube पे एक वीडियो है, जरूर देखिएगा, पलकी शर्मा का, मैंने स्टेटस भी लगाए थे, यस सर, देखें। उसको जरूर देखिएगा।
कि इंडिया में क्या चेंजेस या क्या डेवलपमेंट हुआ, और वो आप रियलाइज करेंगे। आप किसी सुन कर रियलाइज मत करिए, आप खुद एनालिसिस रिसर्च करिए कि पहले इंटरनेट या एजुकेशन जो हम लेते थे या कोई रिसोर्स को हम एक्सेस अयान कोई भी रिसोर्स को हम जो एक्सेस करते थे तो प्रॉब्लम्स होती थी। आज रिसोर्स को एक्सेस करने में कितना इजी है। आप खुद कॉम पे देखिए, आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि पहले मोड ऑफ पेमेंट या कैश कैरी जब करते थे लोग कितना रिस्क होता था। पहले हम 500 का रुपए का नोट अगर लेकर जाते थे, सब्जी मार्केट चले जाते, तो हमको टेंशन रहता था कि भैया आप सब्जी लेंगे कैसे, खुला का टेंशन हो जाएगा, और उसके लिए वेट करिए, ये करिए होगा। अब दूसरी बात, खुला है तो फिर उसको कैरी कैसे करें, गिनने में प्रॉब्लम हो सकता है, कम ज्यादा दिया गया या ज्यादा दिया जाए, सर नोट खराब है, ए भैया कहाँ से बदलने का प्रॉब्लम, ये सब क्या हो गया है, लगभग खत्म हो गया। हम तो कितनी दफा मार्केट गए तो पर्स को घर में छोड़ के जाते हैं मोबाइल से, जब ऑब्वियसली हो जाता है। और आज आरबीआई ने एक ऐसी सिस्टम जनरेट कर दी है कि 500 रुपए तक आप पेमेंट जो करते हैं वो बिना इंटरनेट का भी कर सकते हैं। ऐसा आप जानते हैं नहीं जानते हैं? बिना पिन डाले हुए भी। उसमें नहीं, उसमें जो गूगल जो एक होता है वॉलेट, उस जो पे आपका पेयर है उसमें 500 डाल लीजिए, डाल लीजिए, उसके बाद कहीं पेमेंट करते हैं। आपका इंटरनेट नहीं है, मान लो कि कहीं गए इंटरनेट नहीं है, या आपको पिन नहीं डालना है, सीधे स्कैन करिए, 100 150 200 डाल दीजिए, 500 रुपया तक 500 तक पेमेंट कर सकते हैं विदाउट यूपीआई पिन। तो कह सकते हैं कि टेक्निकल चेंजेस कितने आए हैं। आज देखिए, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई या कोई सी रिसोर्स हमने एक्सेस करने के बताया कि आप इजीली एक्सेस करते हैं। पहले पढ़ने होते थे तो लोगों को जाकर पढ़ना होता था। अब किसी को सीए की तैयारी करनी है तो दिल्ली जाओ, लक्ष्मी नगर, वहीं पढ़ोगे। आज हो सकता है कि आपको सीए की तैयारी करनी है, आपको फाइनल की तैयारी करनी है, इंटर की तैयारी करनी है, लेकिन आप मोटिवेटेड है, आप क्लास को परचेज कर लिए, घर से पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपको हर चीज मिल रहा है ड्यू टू टेक्निकल इंप्रूवमेंट चेंजेस। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, खाने का तरीका, पीने का तरीका, ये सब चीजें। हम लोग एग्रेसिव भी हुए। इंडिया का इकोनॉमी पहले फ्रांस से पीछे था, आज इंडियन इकोनॉमी कैसे 5वां पोजीशन पे है, और 2 साल में इंडिया 2 कंट्री को बेट करने वाला है। एक है जापान और एक है जर्मनी। जापान की इकोनॉमी जो है इंडिया की इकोनॉमी से आगे है, और जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे है। नंबर 1 पे आपका अमेरिका, सेकंड पे आपका चाइना, और इंडिया आने वाले 2 साल से 3 साल के अंदर देखेगा इंडिया 3rd पोजीशन पर रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। इंडिया द जायंट इकोनॉमी, जायंट समझते ना, ह्यूज। यानी आने वाले सदियों में 20 साल 25 साल में इंडिया वही पोजीशन पे जाएगा जो आजादी से पहले था। आजादी से अभी तक 75 साल हो गया ना, तो भैया आप रिकवर करने में, बैकअप करने में तो आपको टाइम लगेगा ना। जितना आपका लूट कर लेंगे आप उसको रिसर्च रिकवर करने में तो समय लगेगा, लगभग 100 साल लग जाएंगे, फिर इंडिया उसी पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको एक पॉलिटिकल बैलेंस लेकर चलने पड़ेंगे, आपको डेवलपमेंट की बात करने पड़ेंगे, आपको इंप्रूवमेंट की बात करने। आज देखो स्किल इंडिया मूवमेंट चलता है, बहुत सारी चीज। तो ये सारे चीज अगर हो रहे हैं तो ध्यान रखना, हर चीज के पीछे क्या है? टेक्नोलॉजी। हर चीज के पीछे क्या बेटा? टेक्नोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट टेक्नोलॉजी यू कांट सक्सीड। बिजनेस को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। आज देखिए ऐप सब आ गए, कितने सारे ऐप्स जो आप इनटेंजिबल एसेट्स, बट कितने लाखों करोड़ों कमा कर आपको दे रहे हैं पर ईयर। सेकंड, सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। Recent technology changes which have affected the Indian business. Indian business को क्या affect किया? Companies have started using new way of advertising such as CD-ROMs. पहले तो ये CD आता था, याद है? कैसेट में आता था। आजकल कहाँ है? तो संग्रहालय में, म्यूजियम में होता है ना। CD-ROMs, computerized information files, internet से due to technology advancement, our computers and electronics. पहले SIM कार्ड इतना पुराना था, अब तो eSIM भी आता है। मतलब कि जैसे मेरे जो आईफोन वाले मोबाइल में सिम ही नहीं है, वो ई सिम है, इलेक्ट्रॉनिक सिम मिल जाता है।
क्या सिलेंडर? सिलेंडर में भी एक आ गया ना कंपोजिट सिलेंडर जो उठाने में हल्का होगा। हाँ 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 है? और हाँ, यस सर जैसे नॉर्मल जो होता है ना उससे नॉर्मल से बहुत डिफरेंट अब वेट उतना ही रहता है, नहीं हाँ मतलब देख भी सकते हैं आप कितना महंगा भी है वो मतलब कि जो गैस जो सिलेंडर जो लोहा वाला होता है उसको हाँ एज कम्पेयर टू उसमें सर चांस कम रहता है ब्लास्ट होने का होता ही नहीं है काम किसमें? कंपोजिट सर ये मुजफ्फरपुर में है क्या? हाँ सर अच्छा अच्छा अच्छा। आप लेकिन बहुत दाम महंगा है बहुत महंगा है। 3000 रुपये सर तो क्या दिक्कत है, एक ही बार लगेगा डेली हमेशा जैसे जब नया लगेगा नया, हाँ? चेन हमेशा होगा जैसे वो तो लाइफ टाइम रह जाएगा। जैसे लोहा वाला सिलेंडर जो होता है 2000 तो वन टाइम ही ना लगेगा सिलेंडर का। हाँ वही तो। लेकिन सर गैस फिर दोबारा नया दोबारा नहीं आएगा सर। लीजिएगा ना। तो एक्सचेंज वही करवाएंगे, दूर रखेगा आदमी। तो दो रख जैसे ये वाला है ना सर वो सही इसका भी सर चलेगा लेकिन एडवांटेज और सेफ्टी बहुत अच्छा है। चलिए एक काम करिए, ये पूरा पढ़िए तो पूरा वही लिखा हुआ है। तो पैरन तक है भावना तो बहुत कम पढ़ती है आजकल। खाली बात नहीं करती। ये भी हो गया ऑनलाइन बुक करने वाला सर 6 नंबर बता दीजिए। क्या है? क्या बेटा? 6 नंबर वैक्यूम ट्यूब्स टू माइक्रोचिप जानते हैं यस सर क्या होता है? वही ना पेन जो ड्राइव चिप्स जो आता है सर लगता है फोन में चिप्स नहीं चिप चिप बोलते हैं माइक्रो चिप्स वही ना जो वहाँ पे ट्रैक है देखिए सिंपल सी बात यह है कि पहले जो हम कोई भी चीज करते थे, जैसे पहले कंप्यूटर कितने बड़े साइज में होता था, हाँ इतना Yes. है ना? वॉशिंग पहले मशीन वॉशिंग मशीन उतना बड़ा नहीं होता था, उसका छोटा छोटा होता गया। माइक्रो चिप्स इन द सेंस कि जो भी अब मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सेम स्पेस सेम कैटेगरी में, आपको उसके जो साइज हो गए होने लगे वो कितने होने लगे, छोटे होने लगे। जैसे पहले जैसे मेमोरी ये होता था, सिम कार्ड होता था, पहले बड़ा होता था, उसका साइज छोटा करते करते अब इतना हो गया। ये सब पढ़ लिए। बताइए 10 एग्जाम्पल। और टेक्नोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं आप? ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, खाना मंगा सकते हैं, खाना मंगा सकते हैं, और बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। बोलिए हाय ना। वर्चुअल मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं सर लिखा हुआ लेकिन लिख सकते हैं आप, वर्चुअल मीटिंग हो सकता है। क्या डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं ऑनलाइन? हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। और बताइए प्रिंटिंग वगैरह ऑनलाइन, फैक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का अच्छा QR कोड से जैसे आप कुछ एक्सेस कर सकते हैं, आप गेट टुगेदर फ्रेंड को एक्सेस जैसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप, Easy है ना? payment कर सकते हैं। इजी पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब ऑनलाइन के फायदे हो गए। ऑनलाइन होने टेक्नोलॉजी से के इम्प्रूवमेंट से शेयर खरीद सकते हैं ऑनलाइन, कर सकते हैं। है ना? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी खरीदे कल बढ़ गया,
कल एक शेयर हम बेचे, कल नहीं फ्राइडे को, आज 9% बढ़ गया। से बैंक का था कर सकते नहीं बेचते तो हमको आज 9,000 रुपया प्रॉफिट होता उस शेयर पे, लेकिन नहीं बेच दिए, गलती हो गई, छोड़िए। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। किस पे आएंगे? ये लगता है ना एक पेज गायब कर दिया है बचपन। वो सर 4 लाख नोटबंदी कब हुआ था? 2000 सितंबर का अरे भाई 8, 11, 2016 कब हुआ था नोटबंदी? यानी 7 साल हो चुका है लगभग नोटबंदी का, 7 साल 5 महीने लगभग। तो नोटबंदी का मेन पर्पस क्या था? घूसखोरों को पकड़ना, ब्लैक मनी वही था। ब्लैक मनी को बाहर लाना, और उस समय में बहुत ज्यादा नकली नोट सब चल रहे थे। हाँ, जो नकली नोट, जो फेक करेंसी है, उसको खत्म करना। ब्लैक मनी दूसरा कि जो पैसे ब्लैक में पड़े हुए बाहर में, ब्लैक में पैसा कहाँ पड़े हुए बेटा? बाहर में, वो पैसे को बैंक में लाना। कि पैसे कहाँ जाएंगे? बैंक में आएंगे। जब बैंक में आएंगे तो पैसा मूव करेगा। जैसे आपके हाथ में घर पे पैसा रखे हुए सब लोग, तो पैसा मूव कर रहे हैं, तो इकोनॉमी हो सकता है कि वैसे तो डाउनग्रेड में चला जाएगा। चौथा था कि जो स्टोन प्लेटर सब थे, जो कश्मीर में हुआ करते थे, जहाँ पर पैसे उनको आते थे और वो पैसा मिलता था, इससे वो पत्थरबाजी करते थे। तो सरकार की एक ये भी थी कि भैया हम अगर नोट बंद कर देंगे तो इनको पैसे मिलेगा नहीं, तो स्टोन प्लेटिंग नहीं करेंगे। और ये बहुत कमा भी, बहुत खत्म भी हुआ। अब ऐसा न्यूज सुनने को नहीं मिलता है कश्मीर से कि कश्मीर में स्टोन प्लेटिंग हो। कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ी हुई है, कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ी है, प्लस फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर में हिस्ट्री में सबसे अधिक जो है 2023-24 में नोट किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट का कुछ अपना पर्पस था। सर, भारत में डीमोनेटाइजेशन क्या पहली दफा 2016 में ही हुआ था क्या? नहीं, उससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था। कब कब हुआ तो बता सकते हैं? देखिए, the Indian government had demonetized the bank note on 2 prior period। मतलब कि सर जो 2016 में हुआ था उससे पहले 2 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पे आप लोग, नॉलेज पर्पस के लिए। एक हुआ था कब? 1946 में, और एक हुआ था 1978 में। And in both cases the goal was to combat टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी को खत्म करना था। दैट इज ऑल ब्लैक मनी हेल्प आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। इन 1978 द जनता पार्टी जो अभी की भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी कोalition गवर्नमेंट डिमोनेटाइज बैंक नोट्स ऑफ 1,000 and 5,000 and 10,000 अगेन इन द होप्स ऑफ कर्बिंग द काउंटरफिट मनी। काउंटरफिट मनी क्या होता है? वही जो फेक करेंसी होता है उसको काउंटरफिट बोलते हैं। जैसे आप एक वेब सीरीज है उसको देखिएगा, फर्जी देखिएगा, उसमें कैसे ब्लैक मनी बनते हैं एंड द ब्लैक मनी। चलो समझ गए। तो कब कब आया था इससे पहले? 1946 में और 1978 में कौन आया था? जनता पार्टी। अब देखिए, बात नहीं करिए, एक काम करिए, आप खड़े जाइए। श्रेयांश खड़े बेटा, ये पढ़ो तो डीमोनेटाइजेशन टैक्स। इनकी बात को सब सुनेगा। पढ़ो पहला पॉइंट, फीचर्स क्या था? डीमोनेटाइजेशन as a tax administration measure. पढ़िए उसको। Due to demonetization, people had to declare their cash holding to get it exchanged for bank. मतलब क्या है? इजी है तो बता सकता है इसके मतलब को? पढ़िए बताइए। बताइए। डिमोनेटाइजेशन मतलब सर बैंक में जो लोग जाए थे कि अपना कैश जमा करने, हाँ, तो यही है कि जो आपके हाथ में जो पैसे पुराने नोट हैं
तो जाके कहाँ से एक्सचेंज करेंगे? बैंक से एक्सचेंज करिए, वहाँ पर लिमिट था 4,000 का लिमिट था। पढ़िए आगे बेटा। Those having black money had to declare the uncounted wealth and pay tax with penalty. बता सकते कोई बच्चा अनकाउंटेड वेल्थ क्या होता है? यस सर। क्या होता है? अनकाउंटेड नहीं, अनअकाउंटेड, सॉरी। हाँ, ब्लैक मनी मान लीजिए। अनअकाउंटेड मतलब जिसका कहीं भी आप डिक्लेरेशन नहीं किए हुए, अनडिस्क्लोज बोलते हैं उसको। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें क्या कहते हैं, 2.5 लाख रुपए से अधिक जैसे जमा हो आपको टैक्स देना पड़ेंगे। अब मान लो मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो हमको क्या करना चाहिए था? हम आप चारों को पकड़ते हैं, 2-2 लाख आप चारों को डाल देते हैं, 2 लाख हम डाल देते, 10 लाख पड़ गया, मतलब बाद में दे देना निकाल के। समोसा मिठाई पार्टी कर देंगे, मिलन में खिला देंगे, हो गया, बैठ जाएंगे। सेकंड पढ़िए, आयान पे पढ़ो। टॉलरेंस मतलब क्या होता है? पर्दा। नॉन टॉलरेंस बताओ। वेरी गुड, पढ़िए। इवेजन का मतलब होता है टैक्स का चोरी। क्या होता है बेटा? चोरी मतलब क्या हुआ? पैसा आपने जितना कमाया उससे कम दिखा रहा है। पढ़िए। मतलब कि इसका ये भी मतलब था कि गवर्नमेंट जो है आगे आप टैक्स चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़िए आगे। आदर्श। एंड चैनलाइजिंग। चैनलाइजिंग क्या होता है? जैसे अभी हमने बोला कि एक नारियल पानी वाला, सब्जी वाला भी यूपीआई पेमेंट लेता है और हम लोग भी यूपीआई करते ना। तो इससे क्या होता है कि पैसे आपके बैंक में है, अब बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि पैसे प्रॉपर चैनलाइज हो रहे हैं। और हम लोग की आदत अब क्या हो गई? सेविंग की, भैया पैसा बैंक में डाल देते, वहीं से पेमेंट करेंगे। मेरी बात समझ रहे? पहले होता था कि भैया लोग अपने घर में कैश रखते थे, अब भैया इमरजेंसी भी आ रहा है, कैश नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल उठाइए, यूपीआई आपके पास है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो अलग की बात है, आपके बैंक में पैसे है, उससे यूपीआई कहीं भी इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है अब यूपीआई पेमेंट से? भैया वहां एक्सेप्ट हुआ नहीं होगा। और इनकेस वो नहीं लेता है, फिर बोलेगा, आप बोलेगा हमारे पास पर्स नहीं है, बोलिए अब क्या करें? रुकिए नंबर पे लिख दे दीजिए आप, बोलता है ना। तो यानी कह सकते हैं कि 99% केस, 100% तो नहीं कहिए, 99% केस में आपको यूपीआई लेता है। पेटीएम उठिया लगता है, वहां भी यूपीआई। कहाँ यूपीआई? देखो जब यूपीआई का कॉन्सेप्ट आया था 16-17 में जब आया था, तो उस समय जो गवर्नमेंट की जो एंटी पार्टी थी या विदेश के लोग से फॉरेन कंट्री के, वो क्या बोलते थे? भाई नहीं हो पाएगा सक्सेस, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कैसे कोई, किसी को मोबाइल चलाने ही नहीं आता है, कोई इंटरनेट चलाने ही नहीं जानता है, कैसे यूपीआई ले लेगा? उसको बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैसे यूपीआई ले लेगा? आज देखिए क्या सब कुछ पॉसिबल हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसमें किसका रोल है? गवर्नमेंट का। इसमें किसका रोल है? एजेंसी का। इसमें किसका रोल है? हम लोगों का भी रोल है। भैया हम लोग जब यूपीआई का एक्सेप्ट, हम लोग जब तक अपना कंसेंट नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे, हमसे कैसे गवर्नमेंट कुछ करवा लेंगे? हम नहीं, जा बैंक अकाउंट नहीं खुलाएंगे, जा बैंक हमको मारने आएगा? सॉरी, सरकार को मारने आएगी बैंक अकाउंट नहीं खुला है? नहीं। लेकिन हम लोग क्या इजी हो गया। प्लस दूसरा बात कि अगर हम यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे एज ए बिजनेसमैन, तो मेरा कस्टमर आएगा, बोलेगा भाई आपका यूपीआई नहीं, बगल वाला में ले लेते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है कि एक बगल वाला आपका यूपीआई स्कैनर रखे हुआ है, आप नहीं रखे हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि आप देखिए भैया ज्यादा कस्टमर इसके पास आ रहा है, तो मजबूरी में कल होके आप भी तो रखिएगा। देखे देखे भी रखते हैं लोग, है कि नहीं है? चलिए पढ़िए आगे। Saving into formal financial system. Remuneration leads to tax administration challenging saving into the formal financial system. As much of the cash deposit by people for exchange will offer to people for loan under new schemes. मतलब जितना पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में पैसे ज्यादा डिपॉजिट आ जाएंगे, तो बैंक लोन ज्यादा देगी, तो इकोनॉमी क्या होगा? इंप्रूव करेगा। प्लस जो पैसे का चैनलाइजेशन वो फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल नहीं। इनफॉर्मल क्या होता है? अभी 50 से हमको कोई कैश दिया, हमने उसको दिया, फिर पैसे कैश लेन देन हो रहा था, यहाँ पर क्या ना ऊपर नीचे हो जाता है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल कहलाएगा। चलो पढ़ो तुम चौथा। क्रिएटिंग कैशलेस वही यूपीआई पे जो करें कैशलेस, डिजिटल हुआ वही, एंड कैश लाइट से कि छोटा मोटा चलो उतना तक परमिशन लेके मेजर बैंक से करिए। पढ़िए बेटा जोर से पढ़िए। Another feature are the monetizing age finance
is to create cashless or cash-like economy that is channelizing more saving through the formal financial system and improving tax compliance. टैक्स कंप्लायंस मतलब कि लॉ को फॉलो करना, ठीक है। Due to non-availability of cash at the time of demonetization, people started shifting to digital cash. अब जैसे मान लो कि जब डिमोनेटाइजेशन आया, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, तो पुराने पैसे सब तो जमा हो गए, अब बैंक से नहीं निकालना, तो हम ऑब्वियस बात है किधर शिफ्ट करेंगे, यूपीआई की तरफ, डिजिटल कैश की तरफ। चलिए आगे चलिए। UPI पेमेंट सिस्टम की यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए पढ़िए। अपग्रेड PS6 कहाँ है तो पढ़ो। although there are arguments against आर्गुमेंट मतलब बहस। digital transaction. They require use of cell phones for customers and POS. पीयूएस क्या हुआ? Public operating पॉइंट ऑफ सेल। जैसे आता है ना मशीन वगैरह से जहाँ पर आप कार्ड पेमेंट करते हैं, स्वैप करते हैं, मशीन फॉर बिजनेसमैन। मतलब कि आप बिजनेसमैन है तो उसको अब यूपीआई के लिए 2-3 चीज चाहिए, फोन चाहिए, अगर फोन टाइप का भी आता है उसमें आप कार्ड स्वैप कर लेते हैं ना, आता है तो फोन चाहिए यूपीआई के लिए, प्लस एक अगर मान लो कि जब बड़ा बिजनेस है तो आप करंट अकाउंट आपको स्वैप मशीन होगा, तो ये सब रखना पड़ेगा आपको, वाईफाई कनेक्टेड रखने पड़ेंगे इंटरनेट से, है कि नहीं है। चलिए आगे पढ़िए बेटा। Requirement of internet connectivity. इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, और पढ़िए। These disadvantages are counterbalanced by ये क्या डिसएडवांटेज है कि नहीं है? Yes. लेकिन अब तो सबके पास ऑब्वियस बात है कि है, सबके पास हो गया हुआ है। counterbalanced by an understanding that it helps people into the formal economy, thereby increasing financial savings and reducing tax इवेंट आज हमारे घर में, आपके घर में क्या फाइनेंशियल सेविंग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। आजकल क्या हो गया है कि सर हम अब एक्स्ट्रा कैश, फालतू का कैश बैंक में नहीं रखते, सॉरी कैश हम अपने घर पे नहीं रखते। इसके क्या फायदे? इसके बहुत फायदे हैं। अगर बैंक में रहेंगे तो थोड़ा सेफ है, बैंक में रहेंगे तो हमको उसके इंटरेस्ट भी मिलेंगे, बैंक में रहेंगे तो हमारा एक आदत बन जाएगा फाइनेंशियल सेविंग का। हर इंसान को अपना आदत बढ़ाना चाहिए और अच्छा रखना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल सेविंग का आदत रखिए, टैक्स जो बनता है वो टैक्स दीजिए, है कि नहीं है। चलो आगे कौन पढ़ेगा? अंशु तुम पढ़ो। इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन पढ़िए, पढ़िए स्क्रीन पर। हाँ दिखता है, खुशी आप पढ़िए। बड़ी इंटरेस्ट रेट एंड फिर क्या बैंक से बढ़ना। देखो ये एरिया है, इसके क्या इम्पैक्ट है, मनी या इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट है, पढ़िए यहाँ पर। डिक्लाइन इन कैश मतलब अगर आप डिजिटल कैश के चले जाते हैं तो जो फिजिकल कैश का ट्रांजेक्शन उसमें क्या हो गया, कमी आ गई है, बैंक डिपॉजिट क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग का आदत क्या हो गया लोगों का, बढ़ गया। वेरी गुड, आगे पढ़िए। प्राइवेट वेल्थ decline since some high demonetization notes of डिनोमिनेशन notes of 500 and 1000 were not returned and real estate price fell. मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन। जो प्राइवेट वेल्थ जैसे रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन होते थे और वहाँ कैश इन्वॉल्व होता था, सरकार ने बंद कर दिया था, वहां पर पैसे रिटर्न नहीं हुए। अच्छा ये इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है किस वैल्यू का करेंसी है। जैसे बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं ना तो पीछे में बढ़ते ना 100 का इतना, 500 का इतना, 50 का इतना, तो वो डिनोमिनेशन कहलाता है, नंबर ऑफ करेंसीज। क्या बढ़िए आगे बैठ जाइए। दिव्या, पब्लिक सेक्टर वेल्थ। नो इफेक्ट। पब्लिक सेक्टर वेल्थ में जो गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसका इफेक्ट है डिजिटाइजेशन। Digital transactions among users, RuPay, AEPS, UPI increased. बढ़ा है, ट्रांजैक्शन बढ़ा है, आगे बढ़िए। Real estate price is declined. प्राइस क्यों घट गया, क्योंकि अब बैंक से ट्रांजैक्शन होगा, अरे कैश में नहीं। चलिए आगे बढ़िए। Tax collection. टैक्स में क्या हो गया, Tax collection बढ़ गया, among बढ़ गया, बढ़ गया। सर किस चीज का प्राइस डिक्लाइन हुआ? रियल एस्टेट में जैसे बालों की
आप प्रॉपर्टी वाला ले रहे हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जब जो पहले उस समय अब वही रेट हो गया है। बीच में जब डीमोनेशन हुआ था तो 16-17 में प्राइस पर डिक्लाइन कर गया था, क्योंकि वहां पर कैश जो होते थे क्रेडिट नहीं होते थे। अब तो फिर वही स्थिति आ चुका है सर। चलिए चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर का एक्सरसाइज कल हमको करके दिखाओ, ठीक है? अकाउंट्स निकालोगे क्या?